हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज इंडिया से दो शख्सियात हमारे साथ हैं। एक हैं हिमांशु शर्मा जी, मुरादाबाद से हैं, और दूसरी तरफ हैं शिवम त्यागी जी। जो हिमांशु हैं ये मुरादाबाद से हैं, जबकि त्यागी जो हैं ये जनाब दिल्ली से हैं और लखनऊ से इनका ताल्लुक है। तो दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूँ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते बढ़िया सर। मुजफ्फर जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं जरा पहले हिमांशु जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हिमांशु जी जो हैं इनको मैं कार्तिक भाई कहता हूँ, और ये मेरे साथ जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं। मुझे गाइड करते हैं, बड़ी रहनुमाई करते हैं, और अगर आज मैं किसी मकाम पर पहुंचा हूँ, एक हिमांशु भाई हैं और एक अनिल कुमार वर्मा जी हैं, वो भी डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस करते हैं और गाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं कि जो इन्फॉर्म करते हैं टॉपिक के बारे में और सारी चीज़ें हमें अवेयर करते हैं। लेकिन इन दोनों का जिक्र मैं करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी समझूंगा। आज मेरा दिल चाहा कि मैं इनको भी आपके सामने करूँ। एक वीडियो में पहले भी ये आ चुके हैं। तो आज हम आप दोनों से जानेंगे कि जो एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 41 करोड़ अफराद जो हैं वो इंडिया में गुर्बत की जो शरह है उससे उनको निकाला गया है। वो पुअर्टी जो लाइन थी उसको उनमें से वो बाहर निकल आए हैं पिछले कुछ सालों के दौरान। और उसके साथ साथ हम जो चंद्रयान मिशन है, इंडिया का स्पेस जो मिशन है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करके शिवाम जी जरा हमें बताइएगा कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं आपकी गवर्नमेंट की पिछले 10-15 सालों के दौरान कि जिसकी वजह से जो 41 करोड़, देखिए पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 22-23 करोड़ है, तो उससे डबल आबादी जो है आपने गुर्बत की शरह से उनको बाहर कैसे निकाला? कौन सा ऐसा कारनामा, कौन सी ऐसे इकदाम थे आपकी जो हुकूमतें हैं? इसमें सिर्फ मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं, उससे पिछली गवर्नमेंट का भी कुछ होगा हाथ। तो जरा हमें बताइएगा, हमारे देखने वाले बहुत ही यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस खबर को लेकर बहुत हैरान है कि इतनी बड़ी जो लोग हैं उनको आपने गुर्बत की शरह से बाहर कैसे निकाला? जी। ओके सर, आपको मैं स्टार्ट करता हूँ 1991 से। ठीक है। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, और कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह जी उस वक्त, जो अभी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे इंडिया के। तो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती थी वो मनमोहन जी की होती थी। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे। उस टाइम इंडिया ने वही किया था जो पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले किया है। आईएमएफ से लोन लिया था इंडिया ने, करीब $6 बिलियन का उस टाइम लिया था। लेकिन हमारे $6 बिलियन सर हुक्मरानों के पास नहीं गए थे, किसी भी स्टैब्लिशमेंट के पास नहीं गए थे, वो जनता के ऊपर लगे थे। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीन पॉलिसीज बनी थी। लिबरलाइजेशन पे मतलब कि आपने अपने जो इंपोर्ट हैं वो बाहरी कंपनीज के लिए खोलने हैं। प्राइवेटाइज, जो भी सरकारी इनकॉम्पिटेंट चीज है जो काम नहीं कर पा रही ठीक से, उसको आपने प्राइवेटाइज करना है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब आपका मार्केट बाहर के मार्केट से इंटीग्रेट हो रखा है, जुड़ गया है। तो अब उसमें जैसे नेपाल है या श्रीलंका है या बांग्लादेश है, तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू करा है तब से। तो अब आप देखिए, बाहर की कंपनीज अगर यहाँ आके बनाएंगी, मैं आपको चाइना का एक मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा गरीबी इससे कैसे गई, गुर्बत कैसे गई है। चाइना की एक मोबाइल कंपनी है, मान लीजिए, वो आई यहाँ पे, वो इंडिया की जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी है इंडिया में, उससे बेहतर मोबाइल बना रही है। चाइना हमारा दुश्मन है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी वो सस्ता मोबाइल और एफिशिएंट मोबाइल बना रही है, जो इंडिया कंपनीज नहीं बना पा रही है। तो सबसे जल्दी, सबसे पहले मैं एज एन इंडियन, मेरे मन में आएगा कि भाई मैं इससे बेहतर क्यों नहीं बना पा रहा हूं मैं। तो वो एक कंपटीशन दिमाग में आएगा कि इससे बेहतर बनाऊं। आप समझ रहे हो, बाहर की कंपनी आके उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, लेकिन मेरे दिमाग में आएगा कि मैं इससे कंपटीशन कैसे करूं। उसके बाद हमने अपने, आपने बहुत तमाम कंपनीज आई हैं इंडिया की भी जिन्होंने compete करा है उससे, चाइनीज कंपनीज से। अब ये कार में भी उठा लो, आप मोबाइल में उठा लो, आप टेक्सटाइल में उठा लो, किसी में उठा लो आप। यहाँ से फैक्ट्रीज लगी, लोगों को रोजगार मिला। और साथ साथ हमने इस बिजनेस पे ही ध्यान नहीं दिया, हमने पढ़ाई पे, तालीम पे भी ध्यान दिया उतना ही। और बहुत जरूरी था उसका होना, क्योंकि हम कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी बना ही नहीं सकते वैसी जिसमें हमारी जो जनसंख्या है, जो बच्चे हैं, वो बिना पढ़े पहुंच जाएं। एक समझ रहे हो आप, कॉम्पिटेटिव लेवल होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में। 10 लोग हैं, 10 के 10 अगर खच्चर हैं, तो वो, उनको हमें पहले खच्चर से इंसान बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, उसके बाद ही वो आपस में compete करेंगे कि उनमें से बेस्ट इंसान कौन उस जगह पे जाके बैठेगा।
अभी सुंदर पिच्चे गूगल में बैठे हैं, या इंदिरा नोई पेप्सिको में है, या सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट में है, तमाम है ऐसे। तो वो कॉम्पीट करके गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वहां पे किसी ने जगह खाली रखी थी, हाँ जी यहाँ तो कोई इंडियन ही बैठेगा आके, ऐसा नहीं हुआ। कंपटीशन हुआ, और आईआईटी से सुंदर पिच्चे ने पढ़ाई करी, मद्रास से या खड़गपुर से उन्होंने पढ़ाई करी थी, वहां जाके पहुंचे, अब गूगल आराम से चला रहे हैं वो। और ये तो इनका नाम सिर्फ बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग, और ये सब कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं है, ये सब मिडिल क्लास फैमिली से ही थे वहां भी, जितने भी लोग हैं। तो पढ़ाई का सबसे मेजर टूल था, हथियार था, जो हमने इस्तेमाल किया एजुकेशन का, बहुत जरूरी था। मतलब मैं, कितनी फैमिली है सर यहाँ पर जो ठेला लगाती हैं, रेडी लगाती हैं, मजदूरी करती, लेकिन बच्चे पढ़ा रही है, अपना पेट काट के, 2 रोटी कम खा के बच्चे पढ़ा रहे हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि बच्चे मुझे आज घर पे लाके 500-600 रुपए शाम को हाथ पे रखेगा, नहीं। उसका मुस्तकबिल शायद 7 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि हम पूरी की पूरी फैमिली हमारी गुर्बत से ऊपर हो जाएगी। अगर आज वो कमाना शुरू कर देगा तो वही 100-200 रुपए में अटका रहेगा ना वो। आपने थोड़ा सा पेट काट के अपने आज पढ़ाई कर ली, 15 साल तक आपने हायर एजुकेशन ले ली, फिर आपको सरकार ने स्कॉलरशिप दी, आप बाहर जाके पढ़ के आ गए, आपने अपनी फैमिली को ही नहीं, पूरे समाज को आपने गुर्बत से निकाल लिया है। तो ये हमने बहुत इस चीज पे ध्यान दिया था, इसको एक्सपोनेंशियली हमने ऊपर करा, 1 या 2 की संख्या में नहीं, हजारों लाखों की संख्या में। अब ये कार्निवल चीज शुरू होती 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 2020-2023 तक आई है सर। तो मेरा इसमें मानना है एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार था, पहली चीज। और दूसरी चीज, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण इसमें बहुत जरूरी था। देखिए, किसी भी देश को, किसी भी अर्थव्यवस्था को आप महिला से हटा के नहीं देख सकते, क्योंकि महिला, खवातीन, विमेन उस सोसाइटी का लगभग 50%, 50% हिस्सा होता है। अगर आप उनको इकोनॉमिक रास्ते से हटा दोगे, या उनको बोलोगे भाई हमें काम तुमसे नहीं करवाना है, पढ़ाई नहीं करवानी है, तो बचे जो 50% मर्द हैं, वो इकोनॉमी भी तो आपके 50% ही लोग चला रहे ना फिर। हमने ये चाहा कि हमने ये करा इनफैक्ट कि जो तालीम थी हमने बराबर से रखी, लड़की के लिए भी उतनी, लड़के के लिए भी उतनी, नौकरी बराबर से लड़की के लिए भी उतनी, लड़के के लिए भी उतनी, पार्लियामेंट में जो सीट्स थी वुमेन के लिए वो हमने रिजर्व भी की थी। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग होती है किसी चीज में, हम जो डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं कोई चीज, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक। और मैं आशा करता हूँ ये आगे भी चीज चलती रहे, क्योंकि अगर एक औरत है सर, मैं आपको बताऊं, वो पढ़ लिख जाती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ती है, पूरे परिवार के लिए पढ़ लेती है वो। अगर मैं पढ़ूंगा सर तो मैं अपने लिए पढ़ूंगा, लेकिन मेरी बीवी अगर पढ़ेगी, होने वाली बीवी जब भी, तो वो सोचो मेरे लिए भी अच्छी बात है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मुस्तकबिल के लिए, फिर फैमिली, पूरी जनरेशन अच्छी हो जाएगी। वो तो ये बहुत जरूरी होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये बहुत जरूरी था गुर्बत से निकालने के लिए। हिमांशु भाई, यहाँ आपसे मैं पूछूंगा, आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, मुरादाबाद के अंदर आपका बिजनेस है। आप जो यही सवाल जो मैंने किया था शिवम भाई से, यही सवाल आपसे है कि आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया के अंदर ये 41 करोड़ के करीब जो लोग हैं गुर्बत की शरह से वो बाहर निकले हैं, उसमें दो चीजें इन्होंने बोली है कि एक तो तालीम है कि एजुकेशन मिली है, और दूसरा जो खवातीन है, जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, उनकी जो है किरदार भी बहुत अहम है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका कितना रोल है इस सारी चीज में, वो आप जरा थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मुझे भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कामयाबी के श्रेय मुझे देने के लिए और अनिल भाई को देने के लिए, जबकि आपका ये बड़प्पन है। जो कुछ आप हो और जिस मुकाम पर अभी आपको पहुंचना है वो सब आपकी मेहनत है। हाँ, आप सलाह मानते हैं, ये भी आपका एक बड़प्पन है। बहुत मतलब सलाह देने का काम होता है, सब मानते हैं नहीं मानते, लेकिन आप मानते हो, फॉलो भी करते हो, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे कोई सा भी बिजनेस हम लोग करते हैं या कोई भी शुरुआत करते हैं, तो आज मतलब गवर्नमेंट ने ये बहुत फैसिलिटी कर रखी है, हर चीज की सुविधा दे रखी है आपको। छोटा व्यापारी है या इवन आप ये समझ लो जो रेडी या ठेला वगैरह आप कहते हैं ना, आप क्या जो भी कहते हैं उसे, उनके लिए भी 0 इंटरेस्ट का लोन है, 50,000 से 1 लाख तक का। मतलब वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं 0% लोन पे 1 साल तक के लिए। उसके बाद उन्हें 1% या 2% देना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि इस बीच में आदमी इतना तो कमा लेता है कि वो लोन पूरा कर ले। मतलब स्टार्टअप देखें आप, मतलब नीचे से ऊपर उठने वाला देखें। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हर चीज में सपोर्ट करती है। दूसरा, अब ये यूपीआई सिस्टम जो आया है उससे बहुत फायदा है।
यूपीआई सिस्टम जो है उससे बहुत फायदा है, सपोज करो। अब मैं बताऊं उससे बिजनेस कैसे इंक्रीज होता है। कई बार ऐसा होता था, आदमी सुबह वॉक पे निकला है, तो वॉक पे जाता है तो आदमी पैसे लेके तो नहीं जाता, लेकिन मोबाइल लेके जरूर जाता है। रास्ते में उसे मन कर गया कि जूस पीना है, लेकिन पहले क्या होता था, आदमी के पास वॉलेट नहीं है, वो सोचता है पैसे नहीं है यार, चलो छोड़ो बाद में आऊंगा तो पी लूंगा। उसके बाद उसका मन करा या नहीं करा। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप समझना मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। अभी मेरे पास मोबाइल है, मैंने क्या किया, उससे जूस पिया, उसको स्कैन करा, पैसा दे दिया, मैंने जूस भी पी लिया, उसका भी बिजनेस बढ़ गया। पहले सही। पहले इस वजह से भी बिजनेस पीछे रह जाते थे, कई बार लोग मन मार लेते थे और दूसरे की कमाई नहीं हो पाती थी। बहुत बिजनेस इंक्रीज यूपीआई से भी बहुत ज्यादा हुआ है। पहले जो लोग नहीं कर पाते कुछ भी, अब जैसे मैं अपने बिजनेस का बताऊं, पहले चलता था, उधार हो जाता था, ठीक है, अब देना भी पड़ता, कोई भी बिजनेस करोगे आप उधार देना पड़ता था कि यार अभी पैसे लेके नहीं आया, अभी ये नहीं आया। अब सीधे हम कहते हैं यार यूपीआई कर दो। हर बंदे की अलग लिमिट है, जिसका जैसा काम उसकी वैसी लिमिट। अब आप बड़ा काम करोगे तो आपकी बड़ी लिमिट है, आप 50,000 2 लाख तक आप आराम से मेरे को कर सकते हो ट्रांसफर। तो मेरा जो पहले पैसे का डर रहता था ना कि उधार में चला गया, फिर उसको लेने के लिए अरे यार आपका पिछला पेमेंट नहीं आया, चलो दे देंगे, ये नहीं होगा, तो वो भी बचना शुरू हो गया है। थोड़ी अच्छा, मजबूती आई है। आप जिस तरह छोटे छोटे बिजनेस कह रहे हैं, एक तो आपने बोला कि जी गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो कुछ भी नहीं करते थे वो ठेला लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, वो उनकी इनकम स्टार्ट हो गई। इसके अलावा जो छोटे जी छोटे जी जी। बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, वो भी जारी बात है अपने जो एम्प्लॉय होते होंगे उनको भी रखते होंगे, उससे भी ज्यादा ये लोग उनको ज्यादा रोजगार मिला होगा, ज्यादा उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हुई होंगी। तो छोटे छोटे कारोबार मैं पूछ रहा हूँ कितने हैं इस तरह के, जिनके पास दो दो चार चार दस दस जिन्होंने मुलाजिम रखे हुए, इस तरह के भी काम इंडिया के अंदर काफी सारे स्टार्ट हुए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे पहले जो लोग थे, जैसे यहाँ हमारे, जैसे मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि एक्सपोर्टर ज्यादा है, ब्रास का काम करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो यहाँ पे पहले जो वर्कर हुआ करते थे, जो मतलब पॉलिश वगैरह ये अलग काम करते थे, उनको इतनी सैलरी वगैरह ज्यादा नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग ज्यादा हुआ करते थे, काम की कमी होती थी। अब क्या हुआ, अब उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको, 50% तो ये बैटरी रिक्शा चलाने लगे, उससे उनकी इनकम भी बढ़ गई। अब 18 से 20 हजार रुपये उनकी वो हो गई। अच्छा, मन का काम हो गया, कितने घंटे काम करना है कितने नहीं करना। अब क्या हुआ, उन फैक्ट्रियों में जो वर्कर शॉर्ट हो गए, तो उनकी सैलरी वैसे इंक्रीज करनी पड़ी, क्योंकि उनकी उनको रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें आदमी चाहिए अब हमारा काम करने के लिए। अब वो अपने मन से पैसे मांगने लगे। जो पहले आदमी 200 या 400 रुपए में काम कर रहा था, वो 700 या 800 रुपए ले रहा है। अब वो दे रहे हैं क्योंकि उनको भी जरूरत है। तो बिजनेस, अब जैसे कुछ बैटरी में लग गए, कुछ कुछ ने अपनी गाड़ियां ले ली, वाला बिजनेस करना शुरू कर दिया। ऐसे करके काम हुआ। तो ऐसे करके बिजनेस बढ़ जाता है, लोगों का बढ़ जाता है। अब वो आदमी गया, सपोज करो कि कोई आदमी है छोटा सा है, फिर उसने एक बैटरी रिक्शा ली थी। आज मैं ऐसे ऐसे मेरे पास हैं जो 5 5 6 6 साल में 3 3 4 4 रिक्शा है उनकी। तो वो लोग दूसरों को भी काम दे रहे हैं, उन्होंने अपनी खरीदी दूसरों को काम दे रहे हैं। ऐसी ठेले शिवम जी, वाला था। आपसे मैं ये जानूंगा, आपसे जानूंगा कि यही मैं सवाल आपसे करूंगा, जो स्मॉल बिजनेस है वो किसी भी मुल्क की जो मुआशी होती है, मुआशत होती है, इकोनॉमी होती है, उसके लिए रीढ़ की हड्डी होती है कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर इन चीजों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इकदाम किए? एक तो लोन दिया, और इसके अलावा शिवम जी बताइएगा थोड़ा सा। सर देखिए, लोन में बहुत सुविधाएं दी थी सरकार ने। मुद्रा योजना एक शुरू हुई थी बीच में। मुद्रा योजना में जो भी लोन का उनका क्राइटेरिया था, लेकिन वो बहुत इजीली लोन दे रहे थे उस वक्त, 50 लाख तक। तो अब हर जना कोई अंबानी या टाटा बिरला नहीं बन सकता है। ठीक, शुरुआत उसको नीचे से करनी पड़ेगी, चाहे वो जूस की दुकान लगाए, चाहे वो धागा जो होता है उसकी फैक्ट्री लगाए, या कुछ टिफिन का काम करते हैं लोग, खाने का जो टिफिन होता है उसका काम करते हैं। ठीक है, कुछ लकड़ी का काम करते हैं। हिमांशु जी मुरादाबाद से, यहाँ पीतल का काम होता है, ब्रास का बहुत ज्यादा काम होता है यहाँ पे। तो हाँ, अलीगढ़ में ताले बहुत बनते हैं, फिरोजाबाद में पहले चूड़ियां का बहुत बनती हैं। तो ये सब बिजनेस छोटे छोटे सरकार ने बहुत हेल्प करी है। जगह रेंट पे इजीली दिलवाने से लेकर, लोन से लेकर, और टैक्स में अगर कोई टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, अगर उसकी इनकम इतनी है वो टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, तो टैक्स की भी सहूलियत उसको मिले हैं वहां पे। ये बहुत जरूरी होता है सर। और दूसरी इसमें भी मैं फिर वही बात बोलूंगा सर, वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें भी होता है। हमारे यहाँ आपको, मैंने अब
देखा भी है सर, आप खुद भी देखना यूट्यूब पे, जो लड़की अगर कहीं बड़ी जगह नौकरी नहीं कर पा रही सर, वो आपको चाय बेचती भी मिलेगी। उसको काम से शर्म नहीं है कोई। अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है और उसको नौकरी नहीं करनी है या नहीं कर पा रही है वो, तो उसने चाय की दुकान भी खोल ली है। काम कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, एज लॉन्ग एज वो काम अच्छा है, ईमानदारी वाला है, वो काम गलत नहीं, नहीं होता, बड़े उसने चाय बड़े की दुकान शहरों खोल ली। बड़े शहरों में तो ये चीजें नजर आ रही, जैसे आप बोल रहे हैं कि वहां पर जो वुमेन्स हैं वो काम करती नजर आ रही। छोटे शहरों में भी ऐसे ही है, इंडिया के जो छोटे शहर हैं वहां पर भी वहां की जो खवातीन हैं, वहां की जो वुमेन्स हैं, वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। सर बिल्कुल करती हैं, और वो जहां पर अगर नहीं कर पाती तो वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे चली जाती हैं वो। अब जैसे मेरे शहर से, लखनऊ से जगह ये पास में है, दिल्ली, गुड़गांव, तो लड़कियां यहाँ आती हैं, रहती हैं यहाँ पे, आराम से जॉब करती हैं। वो जो पढ़ी लिखी हैं वो भी, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं वो भी, वो अपनी तालीम पूरी करने आती हैं यहाँ पे। दिल्ली में कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, पढ़ाई, पहले पढ़ाई पूरी करेंगी वो। तो काम देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल, वो पिछले वाले हमारे वीडियो से थोड़ा सा एक मिसाल बताता हूँ। आपके यहाँ जाखरानी ट्राइब जो थी, अब देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती है सर, सॉरी टू से, बदकिस्मती क्या है उनकी, कि उनकी जो चलती है, जो उनका जोर चलता है, वो हमेशा अपने से कमजोर पे चलता है। आपकी स्टैब्लिशमेंट का जोर कहीं और चले ना चले, आप पर चलेगा। फिर आपके यहाँ मर्दों का जोर किसी स्टैब्लिशमेंट में नहीं चलेगा, वो चलेगा अपनी खवातीनों पर। फिर आप समझ गए मेरी बात, जो ताकतवर है वो कमजोर को परेशान करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपकी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने बांग्लादेश क्योंकि कमजोर था वहां दिक्कत दी। तो मेरा यही कहने का मतलब है, आपको सर अपनी वुमेन को, सबको इक्वली पढ़ा के, तालीम दे के अपने बराबर लाना पड़ेगा, और कोई जरिया है ही नहीं है, कोई जरिया नहीं। और उससे इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है आपकी, जो स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी। और कोई ना कोई, अब मुझे पता है एक दो पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं मेरे जानने में, वो चाइना में इंग्लिश पढ़ा रही हैं, वो चाइना जाके इंग्लिश पढ़ा रही हैं। बांग्लादेश शिवम की जी, काफी लड़की थाईलैंड में आपके जाके पढ़ा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि जो हमारे स्कूल्स हैं वहां पर ना तो हमें यूनिफॉर्म फ्री मिलता जिस तरह इंडिया के अंदर मिलता है, ना हमें किताबें फ्री मिलती हैं जिस तरह इंडिया के अंदर मिलती हैं। इंडिया के अंदर तो मैंने सुना कि जो मिड डे मील भी मिलता है, बच्चों को दोपहर को खाना भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में मिली, आप वहां पर स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चों को। हमारे एक जो गरीब है, जो पहले ही जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, बिजली के बिल के लिए पैसे नहीं है, वो सोचता है कि मैं यार अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। तो वो जो काम कर सर रहा है, जहाँ मजदूरी कर रहा है, वो अगर कहीं पर जाकर मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को भी साथ ले जाऊं। पाकिस्तान में मसला यही है ना मेन, के यहाँ पर अगर एजुकेशन फ्री होगी, बच्चों को खाना भी मिले, उन्हें किताबें मिले, उन्हें यूनिफॉर्म भी मिले, तब तो वो पढ़ने के लिए जाएंगे। हमें ये मसला यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। ठीक है। सर आप मुझे एक बात बताएं, मैं जितने वीडियोस पाकिस्तान के देखता हूं सर, अगर देखता हूं तो जितने भी देखता हूं उसमें हर इंसान ये बोल रहा होता है सड़क पे, हुक्मरानों की गलती है, हुक्मरानों की गलती है। वो लाहौरी वाला जो उनका एक्सेंट होता है, सर हुक्मरान आपने चुने हैं, हुक्मरान आपके बीच के हैं। पहली चीज, पाकिस्तान इंडिया से मोर्चे हालात पर भी और इकोनॉमिक जितनी एक्टिविटी उसमें आगे था। 1960-70 के दशक में आगे था वो, पीछे क्यों हुआ? आपका जरिए मुल्क है, आपका एग्रीकल्चरल नेशन है। अगर आप सोचो फ्री खाना नहीं दे पा रहे, तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, वो आप उससे प्लॉट्स बना रहे हो या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो वहां पे? सबसे पहली चीज रोटी होती है। अगर आपके पास जमीन है, आप पहले पेट भरो, पेट भरोगे इंसान पढ़ने लायक बनेगा। उसके बाद सरकार को आप बोलोगे भाई जो आईएमएफ से कर्जा आ रहा है, किधर से भी आ रहा है, आप अपने मुल्क में रखो। सबसे पहले कॉलेजेस बनाओ यहाँ पे। आपकी स्पार्को काम, अब चंद्रयान की बात हो रही थी पहले हमारी, आपके यहाँ स्पार्को है सर, बंद करवा दो उसको। उसमें जाएगा कौन? पढ़ा लिखा इंसान। पढ़ेगा कौन? जो पहले जिसका पेट भरा होगा। पेट किसका भरा होगा? जब आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाएंगे, या पैसा मुल्क के अंदर रहेगा। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और हुक्मरान की हमेशा हम दुआई नहीं दे सकते कि भाई वो गलत है, वो गलत है, ये गलत है, शहबाज शरीफ गलत, नून लीग गलत, तहरीक इंसाफ गलत। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बीच में से इंसान गया है वो। आर्मी में जो गए हैं लोग, आपके बीच में से गए हैं वो। तो आप पे अगर तशद्दुद कर रहे हैं और आप पलट के उनके साथ गलत कर रहे हैं, निहायत ही गलत चीज है ये। एक कहीं ना कहीं तो सर डिसबैलेंस हो रहा है ये, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है ये। लोगों को या तो समझ भी नहीं आ रहा है, या नेता जो भी आ रहा है लूट के जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं है आप लोगों से। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, कोई न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है। और बच्चे, अभी मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, छोटा बच्चा अपने फादर की गोदी में था, उसके हाथ में इतनी बड़ी तलवार थी।
तो वो मुजफ्फर उनका भी नाम है लड़के का। उसने लड़के ने पूछा ये किस लिए हो, कह रहा है ये जो बेगुरमती करेगा उसका गला काट देगा। अरे 3 साल का बच्चा गला कटवा रहे हो आप किसी का, बड़ा होके क्या करेगा वो? जो औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ किया, अपने बाप के साथ किया, वो गला ही काटेगा, किसी और का नहीं काटेगा, अपना काटेगा, अपने बाप का काटेगा वो। ये सर कुछ ना कुछ तो कीड़ा है, इसको दूर करिए आप। ये बहुत दिक्कत है। ये थोड़ी सी देखिए, वायलेंट हम सब हो जाते हैं, अग्रेसिव हम सब हो जाते हैं, लेकिन उसका एक टाइम होता है। अगर पाकिस्तान वहां से गलत करेगा, चाइना गलत करेगा, मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन मैं 24 घंटे तलवार उठाए घूमता रहूं कि भाई जो मेरी बात नहीं मानेगा सर काट दूं मैं, क्या है ये? ऐसा नहीं होता सर। ये बहुत चीजें, अच्छा सारी चीजें हिमांशु जुड़ी है भाई, आपस में ये। हिमांशु भाई आप बताइएगा, मुरादाबाद के अंदर जो जैसे बोला शिवम भाई ने कि दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर या इस तरह नोएडा के अंदर बहुत ज्यादा खातून जो वुमेन्स हैं वो आती भी हैं, पढ़ती भी हैं, जॉब भी करती हैं। मुरादाबाद में क्या सिचुएशन है वहां पर? है ऐसा काम होता है? खवातीन वहां पर जो वुमेन्स हैं वो काम करती हैं वहां पर? अच्छा, सबसे पता है वो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे अंदर एक हमेशा एक सवाल आता है। क्योंकि भाई जैसे हम लोग हैं, हमारी सोच कोई दूसरी है। मतलब पाकिस्तान में आदमी को मैं ये देखता हूँ कि वहां पे कुछ भी हो जाए बंदे के साथ, वो लोग रिएक्शन सिर्फ एक ही बात पे देते हैं। वो चीज हो जाए तो रिएक्शन देते हैं, मतलब कोई धर्म पे या मतलब मजहब पे कोई बात आती है तो उनका रिएक्शन निकलता है। अब जैसे आपने वो आटे वाला वीडियो करा था, तो बंदे कहीं आपको लगा कोई रिएक्ट कर रहे हैं रोड पे, कहीं उन्होंने कहीं मतलब क्या कहते हैं कहीं प्रोटेस्ट किया हो, जाम लगाया हो या कुछ करा हो किस तरह की बात, या कल को कोई बात होती है उनके साथ, कोई गलतियां होती हैं उनके साथ, जातियां होती है, या भाई होते रहते हैं, कंट्री है, कुछ ना कुछ होता रहता है। सपोज करो जैसे आपके यहाँ लोड शेडिंग चल रहा है, इसके अगेंस्ट कभी कोई प्रोटेस्ट किया वहां के लोगों ने? नहीं करते। आपको मालूम है हमारे यहाँ जरा जरा सी कोई बात हो जाए ना, 2 घंटे लाइट नहीं आए, अभी लोग रोड पे चले जाएंगे, जेई को फोन लगाएंगे, उसके साथ उसके मतलब वहां पे पहुंच जाएंगे। हालांकि वो 2 घंटे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई ना कोई बड़ा फाइट होगा तब जाएगी, नहीं तो यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा बिजली नहीं जाती। तो पता है क्या वहां के, देखो मैं शिवम भाई की बात से एक बात से एग्री करता हूँ कि कमी जो है ना वहाँ के हुक्मरानों की भी नहीं है, वहाँ की सेना की भी नहीं है, कमी है आप लोगों की। आप कुछ कहते ही नहीं, कभी आप एकजुट हुए हो? चले आपको पाकिस्तान आने का मौका देंगे, आपको बोलेंगे कि जी आप यहाँ पर आकर बाहर एहतजाज करें या बाहर जाकर करें, मतलब फिर आप आपको नहीं पता बोल चलेगा सकते। कि क्यों नहीं। देखो, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्यों पता लगेगा, जब बस पता लगेगा तो वही वही वाली बात, आप एक देश में थोड़ा रह रहे हो, आप तो जेल में रह रहे हो। आप जरा बताइएगा हाँ जी। मुरादाबाद में जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना काम हुआ है? यहाँ पर खवातीन जो हैं, जो वुमेन्स हैं, कारोबार या बिजनेसेस के अंदर या जॉब के अंदर कितना काम करती हैं? हर फील्ड में ऐसा नहीं। यहाँ पे आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए, बैंकों में देख लीजिए, शॉप्स पे देख लीजिए, शोरूम में देख लीजिए, मतलब किसी भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपको आपको महिलाएं ना मिले या लड़कियां ना मिले। अच्छा, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है? देखो, लड़की का काम करना किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। बस आदमी के दिल में एक बात आती है कि उसको सुरक्षित है या नहीं है। अगर मेरे दिल में है कि मेरी लड़की कहीं जा रही है, वो सुरक्षित है, तो मैं अपनी लड़की को भी पढ़ाऊंगा, उसे भेजूंगा भी। और यही वजह है, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया में आज के टाइम पे लड़कियां तो ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रही है सर, उसकी वजह मेन मेन वजह जो है सुरक्षा है। अब सुरक्षा का एहसास है हर आदमी के अंदर कि मेरी बच्ची अगर कहीं बाहर जा रही है, तो वो शाम को अगर रात को 9 या 10 बजे भी आ रही है तो वो सुरक्षित आ रही है, सेफ आ रही है वो, क्योंकि वुमेन हेल्पलाइन अलग है। अच्छा। नहीं, मैं यही बता रहा था कि वहाँ पे महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी सरकार मतलब जितनी ज्यादा गंभीर है ना, और ये रिजल्ट भी दिखता है सर। और इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह जो है, आज के टाइम देखो, आप रेशियो अगर देखोगे ना, भाई पहले कितनी लड़कियां काम करती थी और आज के जमाने में कितनी लड़कियां काम करती हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ आज उनकी सिक्योरिटी भी है। आज वो सिक्योर फील करते हैं, उनके पेरेंट्स फील करते हैं, तो वो ज्यादा जगह काम कर रही है। और मेरे ख्याल से 8 मतलब 10-11 बजे नॉर्मल सी बात है, कोई लेट नाइट भी काम कर रहा है तो वो भी चल रहा है। अच्छा शिवम भाई, एंड में हम आपसे जानेंगे जो मिशन चंद्रयान है इसके बारे में बताइएगा। बहुत ज्यादा इंडियन भाई एक्साइटेड है इसको लेकर के, ये जो मिशन जा रहा है, बल्कि जा चुका है, इसकी डिटेल थोड़ी सी बताइएगा हमें। सर चंद्रयान 2 जो इससे पिछला मिशन था, वो कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से उसमें फेलियर आ गया था। अभी चंद्रयान 3 गया है, जीएसएलवी ने इसको लॉन्च कराया है, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल ने इसको लॉन्च कराया है। अर्थ का, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उससे बाहर चला गया है। इसकी जो एक टेंटेटिव डेट है जो हमने मानी हुई है, एक्सपेक्टेड डेट, वो अगस्त 23 तारीख है शायद।
23 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड करेगा, और पृथ्वी के, अर्थ के 14 दिन और चांद का 1 दिन दोनों बराबर होते हैं, एक दिन। ठीक है, क्योंकि सूरज के चारों तरफ घूमने वाली बात होती है सारी। तो तब तक मैं तो भाई भगवान से बोलूंगा। अब देखिए, इसमें भगवान को भी बोलूंगा तो हमारे साइंटिस्ट ऑलरेडी काम कर चुके हैं, देखिए उस पर। मगर भगवान से फिर भी एक आस्था होती है, आपकी अल्लाह पे आस्था है, वो आपकी उसमें समझ रहे हो आप, हमारी आस्था भगवान में है, तो हम तो मनाएंगे कि भाई सब कुछ अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, इंडिया चौथा या पांचवा मुल्क बन जाएगा उस कगार में, उस श्रेणी में चौथा बन जाएगा। तो ये बहुत फक्र की बात है सर, और हमें अच्छा लगता है कि हमारे इसमें टोटली इंडिया के साइंसदान है, किसी से आपने हेल्प नहीं ली? नहीं नहीं नहीं, इसमें अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें पिछले जितने सारे मिशन हुए हैं, हमारे जितने भी मिशन हुए उसमें बहुत चीजों को ध्यान रखा है। हम अमेरिका से भी पीछे हैं, बहुत पीछे नासा से। उसकी वजह ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं सर, जितने भी ये सैटेलाइट जा रही हैं, या जो सैटेलाइट को जो लॉन्च करता है वो लॉन्चिंग व्हीकल कहलाता है। लॉन्चिंग व्हीकल हमारे सारे रीयूजेबल हैं। वो पहले क्या होता था कि ये लॉन्चिंग व्हीकल है, सैटेलाइट को उसने लॉन्च कर दिया तो ये बेकार हो गया, लेकिन अब ये रीयूज हो सकता है, और हम बहुत कॉस्ट एफिशिएंटली बना रहे हैं, बहुत सस्ते में बना रहे हैं इसको हम। इसीलिए फ्रांस की भी काफी सैटेलाइट्स हैं जो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रही हैं। अच्छा, आपने बात की कि आप अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो अमेरिका से पीछे क्यों भाई? नासा के अंदर तो मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियंस हैं, तो लाएं वहां से, वापस लाएं, अपने जो इसरो के अंदर लाएं उसको, अपने अपने आप को आप अमेरिका से भी आगे लेके जा सकते हैं। सर बिल्कुल, इंडिया 5वीं इकोनॉमी देखिए बन गई है, तीसरी और दूसरी जब बनेगी तो अपने आप जो भी मेरे जानने वाले, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कुछ दोस्त अभी जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, वो वहां पर जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। अब इंडिया की उन्होंने जो सिटीजनशिप थी छोड़ दी थी, उनको वहां पे ब्लू कार्ड मिल गया जर्मनी में, उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली। अब वहां पे उनको मजा नहीं आ रहा है, अब देख रहे हैं इंडिया ऊपर बढ़ रहा है। अब इंडिया का तसव्वुर क्या है कि इंडिया में कॉन्सेप्ट है, 2 सिटीजनशिप आप नहीं रख सकते हो। पाकिस्तान में 2 आप रख सकते हो ना, एक पाकिस्तानी और कैनेडियन, पाकिस्तानी और अमेरिकन रख सकते हो। इंडिया में एक ही रख सकते हो, या तो इंडियन या बाहर की। तो उन्होंने जर्मनी की तो ले ली, इंडिया की छोड़ दी। अब उन्हें इंडिया वापस आना है, तो उनके लिए वापस से वही सारे कानून उन पे लागू होंगे जो एक किसी भी बाहर के इंसान के लिए लागू होंगे ना, कि आप भारत की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो, वही उन पे भी लागू होंगे, बेशक उनकी पैदाइश इंडिया की है, तो वापस आना चाहते हैं वो, और सच में परेशान है वो इंडिया आने के लिए। तो ऐसे साइंटिस्ट भी आएंगे, हमारे डॉक्टर भी वापस आएंगे, कुछ सालों की बात है, 10 साल में भी 15 साल। बस हमें ध्यान देना है कि हमारी जो भी अभी कोशिशें हैं उनमें कभी पेशी ना आए, कुछ वो उसी स्पीड से चलती रहें। लोग धर्म के नाम पे लड़े ना कभी। मैं आपको और बता सर, एक सेकंड, तो लोग यहाँ पे ओबामा जी ने बोला था कि यहाँ पे इंडिया में बहुत दिक्कतें, मुसलमानों पर तशद्दुद होता है। ओबामा भाई साहब ने खुद ने 6 मुल्क पे मिसाइल गिरवा दी, 6 के 6 इस्लामिक नेशंस थे, ठीक है, वो ये उनके टर्म में हुआ था। ये कल मोहम्मद बिन ईसा आए थे, इंडिया आए हुए थे, आपको पता होगा, तो उन्होंने भी ये बोला था कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, विविधता है लोगों में। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो आगे बढ़ना है, हमारे पीछे शायद वो डाइवर्सिटी है रिलीजन्स की, ठीक है। गलत लोग यहां भी हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लेंगे जो भी गलत है, वो कोई दूर की बात नहीं है, लेकिन ध्यान सबको ये देना है कि हमारी नजर आगे होनी चाहिए हमारे मुस्तकबिल पर। जो पीछे हो गया सो हो गया, जो गलत कर रहे हैं उन्हें हमें रोकना भी है। हमारे पास बहुत काम है सर, ऊपर इधर पाकिस्तान नाजिल है, इधर चाइना नाजिल है, हमें सबको देखना पड़ता है बराबर से, और अपने अंदर भी काम देखना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है, सब अपने अपना काम ईमानदारी से करेंगे, उम्मीद है कि सब अच्छा होगा आगे। आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी ये जो चंद्रयान 2 गया है ना, पता है इसकी कॉस्ट कितनी आई है? 670 करोड़ रुपए, जो एक राफेल से भी कम है। और चंद्रयान 2 जो गया था उससे 300 करोड़ सस्ता है ये वाला, मतलब कम का है, वो 970 करोड़ का था। अब ये जो आप नासा और इसरो को कंपेयर कर रहे थे ना, इसरो वो है जो साइकिल पे रॉकेट ले जाके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए सर, बड़ी अच्छी आप मिसाल पाकिस्तान में जी, आप मुजफ्फर जी, आप जी मुजफ्फर जी, आप देखिए पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि देखिए आपके हुक्मरान गलत हैं। लोगों ने अगर तालीम लेनी नहीं है तो आप हमारे यहाँ के अब्दुल कलाम जी से सीख लो। आप सही बात है, आपने आपके अब्दुल सलाम जी थे, वो सिर्फ अहमदिया थे, उनके नाम से कबर से आपने मुसलमान नाम हटा दिया। मतलब कोई तो सर इस मजहब के अलावा कोई तो और तो काम होगा नहीं है। हमारे अब्दुल कलाम जी के, आप आज किसी बच्चे से यहाँ पूछ लो इंडिया में कि बेटा अपने 3 कोई भी आदर्श बताओ, कोई आइडल बताओ, वो उसमें से एक नाम अब्दुल कलाम जी का पक्का होगा। मुस्लिम थे वो तो, और दिल से सैल्यूट करेगा बंदा, उन्हें दिल से सैल्यूट करेगा, सब दिल से।
उन्होंने जिंदगी में कभी इफ्तार की पार्टी नहीं दी अपने घर पे। मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं, वो कहते हैं हम उन्हें भगवान मानते हैं अपना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत मतलब दिल से इज्जत है कलाम साहब की, तो दिल से इज्जत है, सबकी है। और वो जब प्रेसिडेंट नहीं भी रहे थे तो उसके बाद भी वो जाके लेक्चर देते थे सर अपनी पर्सनल कार से जाके। और कई इंसिडेंट में आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ उनके साथ क्या हुआ था। ये इधर जा रहे थे हरिद्वार में कहीं जाना था इन्हें, मेरठ के साइड की कार खराब हो गई। तो सर 1.5 घंटा वो वहां रोड पे खड़े रहे, जबकि उस यूनिवर्सिटी का डीन उनके लिए गाड़ी मतलब उसने भिजवाई भी। उसने कहा सर आप चले जाएं, आपकी गाड़ी में लेके जाऊंगा। कह रहे नहीं ये मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा। इतने सिंपल आदमी, आप सोच भी नहीं पाकिस्तान में इस सकते। तरह के मतलब लोग आप नहीं क्या है, पाकिस्तान में इस तरह के लोग नहीं। तो आप हमारी सर, सर आप पिछले क्या तो बार जो वीडियो में जनरल। बात हो रही थी, हाँ, और मुजफ्फर जी मेरे हमारी पिछले वीडियो में बात हो रही थी, आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि आप इंडियन मुस्लिम्स में कुछ गड़बड़ है, हम मानते हैं सर, लेकिन सारे को आप गलत नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि उनकी तरबियत इंडियन कल्चर की तरफ से हुई है। तरबियत जो हुई है वो इंडियन वैल्यूज के हिसाब से हुई है। आप वाले अलग हैं सर, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत तरबियत की बात है, तालीम की बात है, वैल्यूज की बात है, कल्चर की बात है। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का काफी वक्त लिया मैंने। आपका प्रोग्राम काफी लंबा हो चुका है, तो इसका हम इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार मुजफ्फर जी, नमस्कार। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।